नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही क्लासिक हिंदी लोक कथा पर बात करने वाले हैं, लेकिन इसे हम सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं सुनेंगे। हम इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मिलने वाले मुनाफे की एक कमाल की केस स्टडी के नजरिए से डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कर्म का अर्थशास्त्र काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले जरा एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। आखिर 30 रुपए की असली कीमत क्या होती है? ये सवाल ना इस पूरे विश्लेषण के एकदम केंद्र में है। सोचिए, एक तरफ है सर्वाइवल यानी अपना पेट भरने की जद्दोजहद, और दूसरी तरफ है किसी बेजुबान के प्रति आपकी करुणा। जब इन दोनों के बीच टकराव होता है तो क्या होता है? तो चलिए सीधा इसके अंदर डाइव करते हैं। बिसनपुरा नाम के एक छोटे से गांव में मीरा रहती थी, एक बेहद प्रैक्टिकल और मेहनती माँ, और उसका बेटा था भोला, जो दयालु तो बहुत था लेकिन दुनियादारी के मामले में थोड़ा नासमझ था। अब मीरा ने दूसरों के यहाँ बर्तन धो धोकर एक एक पैसा जोड़कर कुल 90 रुपए बचाए थे। उसने सोचा कि भोला को कुछ काम धंधा सिखाया जाए, तो उसने अपनी इस सीड कैपिटल में से 30 रुपए निकालकर भोला को दिए ताकि वो इसका कुछ समझदारी से इन्वेस्टमेंट करे। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम। देखिए, भोला के पास 3 बार 30-30 रुपए आए। पहली बार उसने 30 रुपए में एक कमजोर बकरी खरीदी जिसे एक कसाई बेरहमी से पीट रहा था। दूसरी बार उसने एक रोते हुए मछुआरे से 30 रुपए में एक छोटी मछली खरीद ली। और तीसरी बार एक भूखी बूढ़ी औरत से 30 रुपए में एक मिट्टी का मटका ले लिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भोला कोई व्यापारिक सामान नहीं खरीद रहा था। वो असल में एक फिक्स्ड रेट पर करुणा खरीद रहा था, दयालुता में इन्वेस्ट कर रहा था। बेवकूफ, तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई इस बेकार सी चीज पर उड़ा दी। अब क्या हम भूखे मरेंगे? जरा मीरा की इस हताशा को महसूस कीजिए। भोला के उस सीधे साधे दान पुण्य का असल जिंदगी में तुरंत ये असर हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। एक इतने गरीब परिवार के लिए वो 30 रुपए खोना सच में जिंदगी और मौत का सवाल था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। भोला के इस तरह अपनी पूरी जमा पूंजी खत्म कर देने से घर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। गंभीर बीमारी और भूखमरी ने इस परिवार को एकदम बर्बादी की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। घर में ना तो खाने को एक दाना था और ना ही दवा के लिए एक भी पैसा। ये वो पॉइंट है जहां टेंशन अपने चरम पर है, और यहीं से कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। और यहां आता है कहानी का पहला बड़ा जादुई मोड़। उस घोर निराशा के बीच वो कमजोर सी बकरी अचानक इंसानों की तरह बोलने लगती है। वो भोला से कहती है, मुझे कहीं से दूध लाकर पिलाओ, फिर मेरा दूध निकालकर मुझे रात भर एक अंधेरे कमरे में रखो, और फिर देखो मेरा चमत्कार। अजीब बात है ना, लेकिन असल में ये भोला के पहले इन्वेस्टमेंट का एक्टिवेशन पॉइंट था। अगली सुबह जो हुआ वो भोला के उस पहले इन्वेस्टमेंट का सबसे शानदार रिटर्न था। जैसे ही भोला ने अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि दूध की बाल्टी पूरी तरह से शुद्ध, चमकते हुए सोने के दूध से भर गई थी। मतलब भोला की करुणा का फल उसे मिल गया था। लेकिन एक ट्विस्ट था। बकरी ने भोला को सख्त चेतावनी दी थी कि इस दूध को बाजार में बेचना उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो यहां सबसे गौर करने वाली बात है नंबर 10। बकरी के सख्त निर्देश के बाद भोला उस सोने के दूध को लेकर सीधे राजा इंद्र सिंह के दरबार में गया, और जब उससे कीमत पूछी गई तो उसने ठीक 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। सोने के दूध का जादू देखकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने भोला को 20 स्वर्ण मुद्राएं देने की पेशकश की, लेकिन भोला ने साफ इनकार कर दिया। कमाल की बात है ना, उसने साबित कर दिया कि वो लालच से पूरी तरह मुक्त है, जो कि सच कहें तो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। अब देखिए, अचानक अमीर होने के बाद भी भोला का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। उसने अपने दूसरे 30 रुपए वाले इन्वेस्टमेंट यानी उस छोटी मछली को वापस तालाब में आजाद कर दिया ताकि वो अपने माता पिता से मिल सके। भोला के इस निस्वार्थ काम से खुश होकर मछली रानी उसे एक जादुई वचन देती है। वो कहती है कि जब भी भोला किसी मुसीबत में होगा और उसे 4 बार पुकारेगा तो वो मदद के लिए जरूर आएगी। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है दोनों पक्षों के बीच का भारी अंतर। एक तरफ भोला है जिसकी लगातार ईमानदारी और दयालुता के कारण उसकी दौलत और सम्मान बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है राज्य के अमीर दरबारी जिनका पतन शुरू हो रहा है। उनके अंदर बढ़ता पागलपन, जहरीली ईर्ष्या और भोला को बर्बाद करने की साजिश साफ दिख रही है। अच्छाई और लालच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में देखने लायक है। अब इस ईर्ष्या का नतीजा क्या हुआ?
एक बहुत ही गहरी साजिश। उन जलने वाले दरबारियों ने राजा के खास सलाहकारों को भारी घूस दी और उनके जरिए राजा इंद्र सिंह के मन में शक और लालच का बीज बो दिया। उन्होंने राजा को भड़काया कि भोला का ये जो रहस्यमयी जादू है ना, अगर ये ऐसे ही बेरोक टोक चलता रहा तो वो शाही खजाने को पूरी तरह खाली कर देगा और राजा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और यहां हम सत्ता के लालच की एक बहुत ही दुखद विडंबना देखते हैं। राजा अपने लालच में इतना अंधा हो गया कि उसने उस सोने के दूध के स्रोत को ही खत्म कर दिया। उसने रहस्य छिपाने के जुर्म में बकरी को जब्त कर लिया और राज्य के सबसे ईमानदार नागरिक यानी भोला और उसकी बीमार मां को बिना किसी वजह से कालकोठरी में डाल दिया। सोचिए, अच्छाई का सिला उन्हें धोखे और कैद के रूप में मिला। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रकृति का अपना एक बैलेंस होता है, बिल्कुल किसी फाइनेंशियल मार्केट की तरह जो खुद को करेक्ट करता है। इस घोर अन्याय के तुरंत बाद पूरे राज्य में एक भयानक सूखा पड़ता है। नदियां सूख जाती हैं, अकाल पड़ जाता है। गांव वालों में तो दहशत फैल गई। उनका सीधा सीधा मानना था कि ये कोई ईश्वरीय प्रकोप है। उन्हें लगा कि जल देवता वरुण नाराज हैं और राजा ने भोला के साथ जो अन्याय किया है ना, उसी की सजा अब पूरे राज्य को मिल रही है। अब जब हालात बेकाबू होने लगे तो उन भ्रष्ट दरबारियों ने एक बेहद शातिर जाल बिछाया। उन्होंने राजा से ऐलान करवा दिया कि भोला को आज़ाद तो किया जाएगा, लेकिन अगर वो अपने जादू से बारिश नहीं करवा पाया तो उसे सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये प्रजा के गुस्से को शांत करने के बहाने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का एक बहुत ही क्रूर तरीका था। और ठीक उस वक्त जब भोला के लिए सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी, मौत सामने खड़ी थी, तब इस पजल का आखिरी हिस्सा सामने आता है। भोला का तीसरा और जिसे सब बेकार कह रहे थे, वो 30 रुपए वाला इन्वेस्टमेंट। जी हां, वो मिट्टी का मटका अचानक बोल उठता है, मेरे अंदर पानी की सिर्फ एक बूंद लाकर डाल दो और फिर मेरा चमत्कार देखो। एकदम सही वक्त पर मिला एक जादुई निर्देश, एक ऐसा रिटर्न जिसकी शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। जरा इस पल के सस्पेंस को महसूस कीजिए। एक खाली मटके के पास खड़े होकर, जहां पानी की एक सिंगल बूंद भी नहीं है, भोला उस मछली रानी को ठीक 4 बार पुकारता है। यहां भोला अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट यानी उस मछली के किए गए वादे को आखिरकार इनकैश कर रहा था। कहानी के वो तीनों अलग अलग धागे अब जाकर एक साथ पूरी तरह से जुड़ रहे थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। ये कर्मों का एक अद्भुत लॉजिकल चेन रिएक्शन था। पहला स्टेप, मछली प्रकट होती है और उस खाली मटके में पानी की कुछ बूंदें डालती है। दूसरा स्टेप, मटके का जादू एक्टिवेट होता है और वो पानी से ओवरफ्लो होकर एक विशाल उफनती नदी में बदल जाता है। तीसरा स्टेप, वही बहता पानी भाप बनकर आसमान में जाता है और विशाल बादलों का निर्माण करता है। और फिर आखिरी स्टेप, झमाझम भारी बारिश होती है जिससे राज्य का भयानक सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इस तरह ये पूरी कहानी अपनी आर्क को एक बहुत ही शानदार मोड़ पर खत्म करती है। जब बारिश होती है तो राजा इंद्र सिंह को अपनी भयंकर गलती का एहसास होता है। न्याय की जीत होती है। राजा तुरंत भोला को ससम्मान आजाद करता है, उन भ्रष्ट दरबारियों को जेल में डालता है और वो जादुई बकरी भी वापस कर देता है। भोला के उन शुरुआती 30-30 रुपए के 3 इन्वेस्टमेंट्स ने आखिरकार पूरे राज्य के लिए एक स्थायी शांति सुनिश्चित कर दी। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बेहद शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सच्ची दौलत उसे माना जाता है जिसे इंसान तिजोरियों में सोने के रूप में जमा करता है, या फिर इस दौलत को उन जिंदगियों से मापा जाता है जिन्हें आपने अपने सफर में छुआ और बेहतर बनाया? कर्म का अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि करुणा में किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन अनुभव रहा होगा।